वाह क्या लाइन है। इसी रिस्क और इश्क के साथ आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसे बंदे के सफर पर जो कि आज जिंदा होते तो भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन वही होते जिन्होंने भारत के स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से घुमा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बिग बुल हर्षद मेहता की, जो कि एक प्रसिद्ध इंडियन स्टॉक मार्केट ऑपरेटर थे जो 1990s में बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स और भारत के सबसे बड़े एडवांस टैक्स पेयर यानी कि 26 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स भरने के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने किस तरह से स्कैम किया था, क्या सच में इस स्कैम में भारत के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे? और कई लोगों का मानना है कि हर्षद मेहता गलत नहीं थे, कई लोगों का यह भी मानना था कि उनकी मौत नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था। तो आखिर सच क्या है और ये स्कैम किस तरह से किया गया था, ये सब कुछ आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं टोटल 15 मेन टॉपिक्स और कुछ पर्सनल रिसर्चेस के साथ साथ वीडियो के अंत में कुछ ऐसी चीजें सामने लाऊंगा जो मुझे सही लगती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो रिसर्चेस कहती है कि ये स्कैम 1992 में सामने आया और भारत के फाइनेंशियल इतिहास में एक गहरा चिन्ह छोड़ गया, क्योंकि हर्षद मेहता ने अपने तरीके से बैंकिंग सिस्टम को मैनिपुलेट किया। उन्होंने बैंक से पैसे उधार लिए और शेयर्स खरीदने के बजाय उन्हें कोलेटरल के रूप में प्लेस किया। इससे शेयर प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ गए। इस स्कैम की वजह से बड़े बड़े बैंक्स और इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। स्कैम का पर्दाफाश होते ही हर्षद मेहता पर आरोप लगने लगे, उनका अरेस्ट हुआ और कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। हर्षद मेहता ने अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनका अपराध साबित हुआ। उन्हें 4 साल के कैद के लिए बरी किया गया। लेकिन हर्षद मेहता ने अपने सजा काटने से पहले ही 2001 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जन्म 29 जुलाई 1954 को हुआ था और 31 जुलाई 2001 को उनका निधन हो गया। लेकिन स्कैम 1992 वेब सीरीज और अपनी पर्सनल रिसर्चेस के हिसाब से इस स्कैम को मैं 15 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सो द फर्स्ट इज बैंक लोन का इस्तेमाल। हर्षद मेहता ने अपने स्कैम के लिए मल्टीपल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जो रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस के रूप में इस्तेमाल किए गए। इस ट्रांजैक्शन में वो शेयर्स को कोलेटरल के रूप में रखते थे और बैंक से लोन्स ले लेते थे। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन का इस्तेमाल किया जिससे बैंक्स को उन पे भरोसा हो। सो द सेकंड पॉइंट इज फेक बैंक रिसिप्ट्स। हर्षद मेहता ने फेक बैंक रिसिप्ट्स बनवाए जो उनके द्वारा लिए गए लोन्स और उनके शेयर्स के ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए यूज किए गए। ये रिसिप्ट्स उन बैंक्स को दिए गए जहां उन्होंने लोन्स लिए थे। बैंक्स को लगा कि उनके पास सफिशिएंट कोलेटरल है, जबकि असल में ये रिसिप्ट्स फेक थे। पॉइंट नंबर 3, मार्केट मैनिपुलेशन। मेहता ने शेयर्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट करके अपने लोन्स को सस्टेन किया। उन्होंने उन शेयर्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जिनको वो लोन्स के कोलेटरल के रूप में रखते थे। उन्होंने उन शेयर्स को खुद या अपने एसोसिएट्स के थ्रू खरीदा जिससे उनके प्राइसेस बढ़ने लगे। सो द फोर्थ इज सर्कुलर ट्रेडिंग। इस स्कैम का एक क्रूशियल सर्कुलर ट्रेडिंग था। मेहता और उनके एसोसिएट्स ने शेयर को सर्कुलरली ट्रेड किया, मतलब कि वो शेयर्स को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते थे। ये सर्कुलर ट्रेड्स ट्रांजैक्शंस को बढ़ा देती थी और शेयर प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करती थी। सो द पॉइंट नंबर 5 इज मार्केट मैनिपुलेशन कंटिन्यू। हर्षद मेहता ने इस तरीके से मार्केट में ट्रांजैक्शंस और शेयर के प्राइसेस को कंसिस्टेंटली मैनिपुलेट किया। शेयर प्राइसेस के आर्टिफिशियली बढ़ने से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता था और उन्होंने और भी इन्वेस्टमेंट किया। ये साइकिल चलता रहा जिससे मार्केट में बड़े फ्लक्चुएशंस आए। पॉइंट नंबर 6 इज मीडिया इन्फ्लुएंस। मेहता ने मीडिया को अपनी तरफ करने में भी कोशिश की। उन्होंने मीडिया के थ्रू अपनी इमेज को प्रमोट किया और पॉजिटिव कवरेज प्राप्त की। इससे उनका इन्फ्लुएंस और कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। पॉइंट नंबर 7, KYC और फॉर्जरी। हर्षद मेहता ने फेक डॉक्यूमेंट्स और फॉरगेट चेक्स का इस्तेमाल करके अपने ट्रांजैक्शंस को छुपाने में मदद की। इससे वो बैंक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कंफ्यूज किया। पॉइंट नंबर 8, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। मेहता ने पंप एंड डंप टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। इसमें वो कुछ शेयर्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाते थे और जब प्राइसेस पीक पर पहुंचते थे तो उन्होंने उन शेयर्स को बेच दिया जिससे प्राइसेस गिरने लगते थे। इससे उन्हें प्रॉफिट्स मिलते थे। पॉइंट नंबर 9 इज कोलैबोरेशन विद बैंक एम्प्लॉइज। मेहता ने कुछ बैंक एम्प्लॉइज को भी अपने स्कैम में शामिल किया। उन्होंने एम्प्लॉइज के थ्रू ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट किया और फेक डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करने में मदद ली। पॉइंट नंबर 10 इज रेगुलेटरी वीकनेसेस। इस स्कैम के समय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर थे। ये उन्हें स्कैम को डिटेक्ट और रोकने में असमर्थ करने में मददगार हुआ। इसके बाद से इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेशंस को सुधारने और स्कैम प्रिवेंशन के लिए कदम उठाए गए। पॉइंट नंबर 11 इज इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। हर्षद मेहता स्कैम के चलते स्टॉक मार्केट में बड़े फ्लक्चुएशंस आए। शेयर प्राइसेस में एबनॉर्मल इंक्रीजेस और डिक्रीज के चलते इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ। मार्केट का कॉन्फिडेंस कम हुआ और इन्वेस्टर कॉशियस हुए। पॉइंट नंबर 12,
इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स। स्कैम सामने आने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ट्रायल्स में हर्षद मेहता और उनके एसोसिएट्स पर वेरियस चार्जेस जैसे कि चीटिंग, फॉर्जरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इनकम टैक्स एक्ट के वायलेशन के लिए आरोप लगाए गए। पॉइंट नंबर 13, लीगल बैटल। हर्षद मेहता ने अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनका कन्विक्शन हो गया। उन्हें 4 साल के कैद की सजा सुनाई गई और उनका जेल टर्म 1999 में शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 14, लेगेसी। हर्षद मेहता का नाम इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक नोटोरियस फिगर के रूप में याद किया जाता है। उनका स्कैम फाइनेंशियल रेगुलेशंस और मार्केट ट्रांसपेरेंसी के लिए इंपॉर्टेंट लेसन था। पॉइंट नंबर 15, जो कि लास्ट पॉइंट है, मार्केट रिफॉर्म्स। इस स्कैम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने SEBI और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेटरी पावर्स को बढ़ाया। मार्केट ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए और इस स्कैम को सामने लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था सुचिता दलाल का, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के तरफ से एक जर्नलिज्म थी। इस स्कैम ने इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप में बड़े चेंजेस लाए और स्कैम प्रिवेंशन और रेगुलेटरी ओवरसाइट को इंपॉर्टेंस दिया। इस तरीके से हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम को धोखे से इन्वॉल्व करके शेयर्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया, जिससे उनका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ा। लेकिन जब ये स्कैम सामने आया तब स्टॉक मार्केट में बड़े फ्लक्चुएशंस आए और इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ। इस स्कैम के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ने इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर नजर रखने का अधिकार बढ़ाया। सारा कुछ जानने के बाद लोगों का सवाल ये उठता है कि क्या हर्षद मेहता गलत थे? तो मैं कहता हूं कि हाँ, हर्षद मेहता गलत थे, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल फाइनेंशियल गेन के लिए इलीगल और अनएथिकल तरीके से स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सिस्टम को मैनिपुलेट किया था। उनका रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस का स्कीम, फेक बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल, स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना और रेगुलेटरी वीकनेसेस का इस्तेमाल करके वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड का हिस्सा बने। इसी तरह के अनएथिकल और इलीगल एक्शंस के चलते हर्षद मेहता ने समाज में विकसित नियम और नियम बनाने वालों का उल्लंघन किया। इससे वो गलत तरीके से आमंत्रित हुए और अल्टीमेटली अपने एक्शंस के लिए सजा भुगते। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि वो तो जितने पैसे ले रहे थे बैंक से वो सारे वापस भी कर देते थे, तो फिर गलत क्यों है वो? तो इस पर भी मेरा कहना यह है कि हर्षद मेहता के स्कैम के मामले में उनका तरीका गलत था, क्योंकि उन्होंने इलीगल और अनएथिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया था अपने पर्सनल फाइनेंशियल गेन के लिए। इस स्कैम में वो बैंक से लोन लेकर शेयर्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते थे, जो कि एक इलीगल प्रैक्टिस है। हाँ, वो शेयर्स को टेम्पोरेरी बेसिस पर वापस करते थे, लेकिन उनका तरीका गलत था। शेयर के प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके उन्होंने अपने पर्सनल प्रॉफिट्स और वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसका असर पूरे मार्केट पर पड़ गया। इससे फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर भी बुरा असर पड़ा और मार्केट में इंस्टेबिलिटी आई। इस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम को मैनिपुलेट करना और अपने पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए अनएथिकल और इलीगल मेथड्स का इस्तेमाल करना गलत माना जाता है, क्योंकि इससे पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम और सोसाइटी को नुकसान होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज और लीगल सिस्टम के अनुसार ये गलत है और इसका जुर्म माना जाता है। अब आप कहोगे कि चलो ये बात आपकी मान लो कि सही है, पर इसमें तो और कई दूसरे लोग भी शामिल थे, तो उनको भी जेल क्यों नहीं हुई फिर? तो हर्षद मेहता के स्कैम में उनके साथियों और एसोसिएट्स का भी बड़ा रोल था। उन्होंने उन इलीगल ट्रांजैक्शंस में भाग लिया था और उनकी भी जिम्मेदारी थी। इस तरह के स्कैम्स के समय अथॉरिटीज को सारे लोगों को सजा देना या दोषी ठहराना मुश्किल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट और जिम्मेदारी अलग अलग होती है। लीगल प्रोसेस में एविडेंस कलेक्शन और आरोपों की सबूत प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अथॉरिटीज एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही एक्शन ले सकते हैं। हर्षद मेहता स्कैम के बाद कुछ एसोसिएट्स और को कंस्पिरेटर्स पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन उनका भी सबूत प्रस्तुति और कोर्ट प्रोसेस के द्वारा फैसला हुआ। ये एक लीगल प्रोसेस होता है और हर व्यक्ति को अपने एक्शंस के लिए सजा दी जाती है या उन्हें माफी मिलती है। इसे कोर्ट की अदालत निर्णय लेती है। इस प्रकार के केसेस में सभी इन्वॉल्व पार्टीज पर लीगल प्रोसेस के अनुसार एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है और एविडेंस के आधार पर ही चलता है। अब सबसे बड़ी बात जो कि हर्षद मेहता ने खुद कहा था कि इस स्कैम में तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी हाथ था, तो इसके ऊपर हर्षद मेहता स्कैम के संबंध में कोई साक्ष्यात्मक प्रमाण नहीं है जो साफ दिखाए कि भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर का सीधा हाथ था। हर्षद मेहता ने अपने केस के दौरान और कई तरह के बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कुछ सेंसेशनल और
कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले बातें भी कही थी। लेकिन ऐसे बयान को साक्ष्यात्मक प्रमाण के रूप में कंसीडर करना महत्वपूर्ण है। इस तरह के स्कैम इन्वेस्टिगेशन में व्यक्ति अपने हक में कोर्ट के सामने अपनी बचाव का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनका बयान साक्ष्यात्मक प्रमाणों और इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट से ही तय होगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी बड़े राजनेता और प्राइम मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट या बयान दिया था तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए एक लीड हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के बयान को वैलिडेट करना और साक्ष्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करना उनके हाथ में होता है। आखिर में किसी भी आरोप या बयान को समझने के लिए साक्ष्यात्मक प्रमाण और इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स को महत्व होता है। तो अब मैं अपने इमोशंस और माइंडसेट से बस इतना कहना चाहूंगा कि चलो हर्षद मेहता तो गलत नहीं थे, बट जो उनका तरीका था वो गलत था। बट आई थिंक अगर आज वो जिंदा होते तो वर्ल्ड के तो नहीं बट इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन वही होते, यानी कि नंबर 1। ना ही अंबानी उनकी लाइन में रहते और ना ही अडानी, क्योंकि सौ की सीधी बात, ये लोग मार्केट के हिसाब से चलते हैं और मेहता साहब मार्केट को अपने हिसाब से चलाते थे। तो दोस्तों जो भी हुआ सो हुआ, बट हर्षद मेहता इज नॉट अ एक्टर, ही इज अ रियल हीरो। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो धन्य हो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए भरोसा कीजिए मुझ पर नहीं, अपनी स्किल्स पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी हो, काया गार से काछी रे, जैसे ओसना मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल